नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, एसएसजीडी, टीटी और ऑल एग्जाम को लेकर के हिंदी का एक फाउंडेशन बैच एक तरीके का वो प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी की वर्णमाला की आज से शुरुआत की जा रही है। ये पहली क्लास है जिसमें हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों एक साथ करते हुए चलना है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे सबसे पहले वर्णमाला के बारे में। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, आपके समक्ष सबसे पहले वर्णमाला करके एक टॉपिक दिख रहा है। वर्णमाला में आपको डिटेल दिख रहा है कि क्या है, क्या परिभाषा है, वो यहाँ पहले ही से आपके सामने लिखी हुई है। बात करें हिंदी हो या कोई भाषा हो, उसका अपना निश्चित वर्णमाला होता है, अपने निश्चित क्रम से निर्धारित अल्फाबेट रखे होते हैं। वैसे हमारी हिंदी में भी एक निर्धारित क्रममाला है, एक निर्धारित वर्णों का क्रम रखा हुआ है, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं या अक्षरमाला कह सकते हैं, क्योंकि अक्षर हो या वर्ण हो बात एक ही है। देखिए, एक प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न था कि किस तरीके से, देखिएगा थोड़ा सा, हाँ, जो प्रश्न पूछा गया था वो इस लहजे से था कि भाई प्रश्न का लहजा ये था कि विकल्प दिए थे दो विकल्प दिए थे। दोनों विकल्प में क्या लिखा था, वर्णों की परिभाषा थी कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और लिखा हुआ था, पहला विकल्प लिखा था वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को, ठीक है। दूसरा था वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये जो दोनों बात मैं बता रहा हूं आपको, ये पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न में पूछा गया था। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली ये होगी कि ये जो प्रश्न था इसका आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल है फिर, है ना। आज के क्लास के बाद में आपको इसकी चिंता नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आज की क्लास में हम इनके बारे में ए टू जेड पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि इस प्रश्न का आखिरकार ऐसा उत्तर क्या बनेगा जो हमारे लिए हमारी एग्जाम में राइट आंसर बन पाएगा। तो विकल्प नंबर 2 जो है वह करेक्ट होगा, ना कि एक इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्णों के समूह की बात हो रही है, और वर्णों के समूह को ऐसे समझिए आप, मान लीजिए वर्णों के समूह में मैंने लिख दिया क, मैंने लिख दिया अ, मैंने लिख दिया च, मैंने लिख दिया ई, मैंने लिख दिया ओ, मैंने लिख दिया इसके बाद में व, फिर लिख दिया मैंने र, फिर लिख दिया मैंने श्र, फिर लिख दिया मैंने कश, मैंने लिख दिया ज्ञ। अरे भाई, ये भी तो एक समूह बन रहा है, ये भी तो एक समूह बना हुआ है, ये भी तो समूह बना हुआ है। हाँ जी, समूह बना हुआ है। तो ये जो समूह है ना, ये समूह अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है। और ये जो अव्यवस्थित है ना, इसकी बात नहीं करते वर्णमाला में, बल्कि बात करते हैं किसकी? जो व्यवस्थित है उसकी बात करते हैं, की बात करते हैं जो व्यवस्थित रखा हो। जैसे जैसे क्या, यहां पर आप ध्यान से देखिए एक बार और, इधर यहां नीचे लिख रहा हूं, यहां नीचे लिख रहा हूं, यहां नीचे लिख रहा हूं। मेरे भाई ध्यान से देखना, आप लोग अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां ये कहा जा रहा है कि जैसे मैंने बोला अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ये उल्लू का, इसके बाद में ऊंट का भी हो गया। ऋषि जी को लगाइए ए, एडी, ए आई ओ, इसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका ओ, फिर आएगा आपका औ। ये निश्चित क्रम चल रहा है, एक के बाद एक चल रहा है।
इसके बाद में अम और आपका आ गया अह, ये क्रम है। इसके बाद में क है, फिर क च है, अलग अलग वर्ग हैं। ये जो आ रहा आपका, ये क्या है भाई, निश्चित क्रम है, व्यवस्थित क्रम है, निश्चित है, निश्चित है। और जहां निश्चित होता है ना, जहां निश्चित क्रम हो, जहां निश्चित समूह हो, वही कौन सा है, व्यवस्थित है। उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित समूह कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित, अरे गलत लिख दिया, व्यवस्थित समूह क्या है भाई, व्यवस्थित समूह है। और अगर वो व्यवस्थित समूह है तो इसका अर्थ है कि वह वर्णमाला है। जहां व्यवस्थित समूह मिल जाए वही क्या है, वर्णमाला है। किसी भी भाषा के अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह के, भाषा कोई भी हो सकती है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, फ्रेंच हो, अरबी हो, फारसी हो, अरे कोई सी भाषा चले जाओ, उसका एक निश्चित क्रम होता है। और जिसका निश्चित क्रम हो, व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित समूह, वही क्या है, वर्णों का वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहेंगे। अगला प्रश्न था आपके समक्ष कि वर्णमाला में अक्षरों या वर्णों की संख्या कितनी है। अब बात है यहाँ पर एक और किसकी, हमारे हिंदी में बात करेंगे। अब हिंदी की, तो हिंदी में वर्णों के जो वर्ण है या अक्षर हैं, इनके बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं वर्णमाला, कि वर्णमाला कहते किसको, ये हमने देख लिया है ना। और अब इसके बाद जानेंगे हम कि ये हमने जो देखे ना दो शब्द, और अक्षर और वर्ण, ये किसे कहते हैं, ये भी होगा। तो पहले ये जान लेते हैं, फिर आएंगे यहां पर, कहां पर, अक्षरों की संख्या पर और वर्णों की संख्या पर। क्या करेंगे, फिर आएंगे हम अक्षरों की संख्या पर और वर्णों की संख्या पर, उसके बाद हम चले आएंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं, देखिए वैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको सब कुछ, ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ये पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ और भी। देखिए वर्णमाला में आप देखेंगे, अगर अक्षर या वर्ण को, अक्षर या वर्ण की अगर बात करें हम, तो यहाँ आपको मिलेगा कौन, तो यहाँ मिलेगा आपको अक्षर किसे कहते हैं या वर्ण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। तो देखिए मैं जब बोल रहा हूं ना आपके सामने, आपके पास जो आवाज आ रही ना, इसका सबसे छोटा रूप जो है वही क्या है, अक्षर या वर्ण है। यानी कि प्रत्येक छोटी से छोटी, ये कह सकते हैं कि प्रत्येक छोटी से छोटी, प्रत्येक छोटी से छोटी जो ध्वनि है, प्रत्येक छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहेंगे, प्रत्येक छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते, छोटी से छोटी होना चाहिए, सबसे छोटी बात करेंगे हम, जितनी छोटी वर्ण या अक्षर होगा उसे हम क्या कह देंगे, ध्वनि कह देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को, समझ में आ रहा है। यानी कि उदाहरण के लिए ले सकते हैं आप, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आपका जो क है हलंत वाला, आपका जो च है, आपका जो ट है, आपका जो अ है, ये क्या है आपके प्रत्येक छोटी से छोटी ध्वनि। अब आप बोलेंगे सर हलंत नहीं है, तो अपने आप में स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। इसके भी ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ये तो केवल बेस बता रहा हूं कि किस तरीके से किसको क्या कहते हैं, और ये जो किसको क्या कहते हैं ना, बेसिक ही प्रश्न में आएंगे, ये बात भी याद रखना। और बेसिक प्रश्न ही बाहर करते हैं बच्चों, तो बेसिक प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ये क्या है आपका, अक्षर या वर्ण है, याद रखना। चलिए अब मजेदार बात करेंगे हम किसकी, कि भाई वर्णों की संख्या, वर्णों के, वर्णमाला में अक्षरों या वर्णों की संख्या कितनी है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णों की और अगर अक्षरों की संख्या की बात करें तो वे कितने, 44 है। कैसे हैं भाई, ये 44 जो है ना, इसमें आपके स्वर भी है प्लस व्यंजन भी है। कौन है, स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स हैं। और ये स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं, तो यहाँ स्वरों और व्यंजनों की संख्या के बारे में बात कर ले तो 11 तो आपके क्या है, स्वर है, प्लस 33 क्या है, इसमें व्यंजन है। ये बात याद रखना, ये तो है आपके स्वर और ये है आपके व्यंजन का वी लिख रहा हूं। तो ये 11 स्वर और जो
33 व्यंजनों के मिलने से 44 के आगे हमारे पास टोटल वर्णमाला के अक्षरों या वर्णों की संख्या आ रही है। लेकिन जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, उसका जो भारत सरकार का हिंदी विभाग है, उसने हिंदी वर्णमाला की जो संख्या निर्धारित की हुई है वह कितनी है मेरे साथियों? तो वह है आपकी 52। लेकिन एक बात और याद रखनी है, जो मैं यहाँ बताऊंगा 53वां वर्ण, थोड़ा शांति से सुनिएगा उसको भी, उसका फैक्टर भी आपको लिख पाऊंगा। देखिए अभी वर्तमान में जो आपको पूछे कि कुल वर्णमाला में अक्षरों या वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 लगा दीजिएगा। लेकिन कहें कि 2024 के बाद या ऐसा कुछ कि ळ सहित या अभी हाल ही में जोड़े गए नए वर्ण सहित कितने हैं, तो उस बारे में फिर आप क्या बताएंगे? उस समय आप टोटल बताएंगे कितने? 53। वो कौन सा है 53वां, ये भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। आज की इस क्लास में हम A to Z चीज जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं हम कहां से? 44 से। परिभाषित करें हम कि 44 जो आपके सामने स्वर और व्यंजन है, ये कौन से है और 52 कौन से? एक एक को अलग अलग करके जानेंगे, तब पता चलेगा कि 44 में कौन आएंगे और जो 52 है कुल, वो कैसे आएंगे। देखिए 52 वाले में हमें संयुक्त व्यंजन मिलेगा, हमें द्विगुण व्यंजन मिलेगा। ये सभी हमें किस मिलेगा? द्विगुण व्यंजन में। यानी कि जहां हमें जो वर्णमाला के अतिरिक्त ऐसे वर्ण जो बाद में हमने जोड़े हैं, ऐड किए गए, इस बात को भी याद रखना है ना। तो यहां अब हम देख रहे हैं सबसे पहले स्वर और व्यंजन में हिंदी वर्णमाला को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया है मुख्यतः। वो कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन जो है ना, इनको जानेंगे। अब कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से व्यंजन है, पहले ये जान लेते हैं, फिर स्वर की परिभाषा भी जानेंगे, स्वर और व्यंजनों की परिभाषा भी अलग से जानेंगे, फिर स्वर के कितने प्रकार है वो भी जानेंगे, और व्यंजन के कौन कौन से प्रकार है वो भी जानेंगे, फिर उच्चारण के स्थान पर कौन कौन सा स्थान है वो भी जानेंगे। एक एक करके सब जानते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। देखो भाई, शुरुआत कर रहे हैं हम किसकी? जो स्वर है उसकी। तो स्वर कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11। आपने बोला सर 13 पढ़े हमने, तो 13 पढ़े हैं ना, वो भी बताएंगे 13 कैसे पढ़े हैं। पहले आप 11 को जान लीजिए। इन 11 को जानने के बाद में जो दो अयोगवाह हैं, उनका भी योग किसी न किसी साथ हम लगा ही देंगे। देखिए अयोगवाह को छोड़ करके जो 11 हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से आपका सबसे पहले आएगा अ, फिर आएगा आपका आ, फिर आएगा आपका ई, फिर आएगा आपका बड़ा ई, फिर छोटा ऊ, फिर आएगा बड़ा ऊ, फिर आएगा आपका ऋषि री, इसके बाद में आपका आएगा ए आई, और इसके बाद में आपका आएगा ओ और औ। ये क्या हो गया आपका? पूर्णतः 11 टोटल। क्या हो गया आपके? टोटल कितना हो गया? ये 11 स्वर हो गए। क्या हो गए? 11 ये स्वर हो गए, स्वर हो गए। अब इनमें से एक बात और याद रखना, 11 में से 10 के तो मात्रा है, लेकिन एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं है, वह अगली स्लाइड पर आपको मैं लिख के बता दूंगा कि कौन सा की नहीं है। याद रखना, अ की कोई मात्रा नहीं है, बाकी सबकी है। कैसे याद रखेंगे वो याद भी आपको मैं कराता हुआ चलूंगा। अब बात करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में टोटल व्यंजन कितने हैं? 33 है। देखिए यहां जो व्यंजन में बात करें वो 33 है। वैसे तो संयुक्त व्यंजन बाहर है, अंतस्थ व्यंजन बाहर है, सॉरी 33 में अंतस्थ व्यंजन तो है, लेकिन जो आपका संयुक्त व्यंजन है, इसके साथ ही द्विगुण व्यंजन है और अयोगवा व्यंजन, ये हमने बाहर रख रखे हैं। अभी अभी इनको काउंट इन में 33 में नहीं कर रहे हैं। अयोगवा कभी हम स्वर में काउंट करेंगे, कभी हम व्यंजन में करेंगे, इसलिए उसको अलग ही रख रहे हैं। हम अलग अलग पोर्शन करके ही पढ़ने वाले हैं, वो ज्यादा सही होगा। तो देखिए इन 33 में कौन कौन से है, तो आपको इसमें 25 तो मिलेगा आपको कौन से? स्पर्श व्यंजन। कौन से मिलेंगे भाई? स्पर्श व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजनों की भी अपनी कहानी है, इनको भी याद करने की अपनी ट्रिक है। प्यार में पढ़े हो, और प्यार में ऐसा हो नहीं सकता कि आज की जनरेशन और प्यार में ना पढ़ी हो, पढ़ी होगी, निश्चित रूप से पढ़ी होगी, है ना। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में 4 है, और ये 4 कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। कौन से? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है। अच्छा सही से नहीं लिखा है, ज्यादा बारीक लिखा गया। देखिए अंतस्थ व्यंजनों की अगर बात करेंगे ना, तो इसकी भी अपनी विशेषता रही है। इसका अपना जो विशेषता है वो इस तरीके की है कि ये अंतर आत्मा से जुड़ते हैं, यार से जब लव होता है तो ये कौन से आपके? अंतस्थ व्यंजन है। कौन से भाई? अंतस्थ व्यंजन है।
अंतस्थ व्यंजन है। और इसके बाद में 4 और देखें तो 4 में और आपको मिलेगा उष्म व्यंजन। कौन से मिलेंगे? उष्म व्यंजन, जिसमें आपकी क्या होगी? एनर्जी खर्च होगी। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। टोटल मिलाकर के आपका जो 33 व्यंजन है उनकी बात करेंगे। अब ये जो हमारे व्यंजन दिए गए थे, इनमें स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। इन 25 को पहले डिस्कशन करेंगे, ये 25 कौन कौन से हैं। इन 25 में सबसे पहले आएगा आपको क वर्ग। क वर्ग, इसमें जो स्पर्श व्यंजन है इनको 5 वर्गों में विभाजित किया हुआ। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभाजित है। और पांचवें वर्ग में 5-5 वर्ण है। ऐसे मिलाकर टोटल 25 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क वर्ग आ गया, इसके बाद में च वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा। इसके बाद में आपका क च ट त, क च ट त, त वर्ग और प वर्ग, और प वर्ग, क च ट त प। इसके ट्रिक है, और ट्रिक ये है, चलिए पिछली स्लाइड पे लिख देता हूं, बढ़िया जगह कम है तो ट्रिक लिख लीजिए। व्यंजनों को याद रखने की ट्रिक, व्यंजनों को याद रखने की ट्रिक, और शायद इससे आसान ट्रिक और कोई हिंदी में, हिंदी वर्णमाला के लिए नहीं होगी। देखिए किस तरीके से लेंगे आप, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। व्यंजन को याद करेंगे और उनके ट्रिक ले रहे हैं ना, तो आप इस अवस्था में यानी कि तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता आपको प्यार ना हो। किससे? अपनी किताबों से। होता है सभी को। देखिए, कचोटता प्यार है जरा शर्म कर लो। कैसा प्यार है आपका? कचोटता प्यार है आपका। आपका प्यार ऐसा है कि आप कचोट रहे हैं, दबाव में रख रहे हैं एक दूसरे के। कचोटता प्यार है जरा शर्म, कचोटता प्यार है जरा शर्म कर लो। जरा शब्द नहीं लिखना हमें, क्योंकि हमें आवश्यकता कितनी सी है उन्हीं की हम बात करेंगे, उससे ज्यादा की हम बात नहीं करेंगे। अब कचोटता प्यार है, शर्म भी आ गई है, और जब शर्म आ ही गई है तो क्यों ना इस शर्म को हम खत्म कर देते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, कचोटता प्यार में से हमें जो स्वर हैं उनको काउंट नहीं करना है। दूसरी बात, इस ट्रिक में ऐसा भी ध्यान रखना है कि जो एक बार शब्द का प्रयोग कर लिया, अगर वो दूसरी बार आ रहा तो उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे क वर्ग का, अगर क की बात करें क वर्ग पूरा आएगा, च की बात करें च वर्ग पूरा आएगा, ट वर्ग पूरा आएगा, त वर्ग पूरा आएगा, प वर्ग पूरा आएगा। इस तरीके से चलेगा, एक एक करके एक एक वर्ग आएगा। अगर उसका कोई व्यंजन या कोई मात्रा उसके पीछे आ रही है तो उसको हम प्रयोग नहीं करने वाले। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझदार वाले बच्चे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क है, च है, ट है, त है, प है, य है, र है, ह है, श है, ये हमारे काम के हैं। सबसे पहले बात करें हम क की, तो क वर्ग आएगा कचोटता प्यार में, जहां आपको मिलेगा क चो, तो क, ख, ग, घ, अंग्या। ये टोटल इसके कितने हैं? 5 अलग अलग वर्ण हैं। इन पांचों को हमने किससे याद रखे? इन पांचों को हमने याद रखा क वर्ग, यानी कि क जैसे लिखा कचोटता प्यार में क, और क से क वर्ण पूरा एक साथ कवर हो जाएगा। एक बात याद रखना, जो क वर्ग है ना, वो अपने आप में नामकरण के लिए भी जाना जाता है। कैसे? देखिए यहां पर आपको सभी जो जितने भी स्पर्श व्यंजन है, कितने स्पर्श व्यंजन, च वर्ग, चाहे ट वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे आपका त वर्ग हो, चाहे आपका त वर्ग हो, चाहे आपका त वर्ग हो, चाहे आपका प वर्ग हो, चाहे आपका प वर्ग हो, या आपका अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो, इन सभी की बात कर ले, अंतस्थ व्यंजन हो या उष्म व्यंजन हो, या उष्म व्यंजन हो, इनकी बात करेंगे सभी की। लेकिन जो पहले स्पर्श व्यंजन, जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? ये स्पर्श व्यंजन, इन 25 का ही जो वर्ग का निर्धारण है ना, वह किस आधार पर किया जाएगा? तो जरा याद रखना, आपके घर का मुखिया है, उसका मेन नाम होता है। मान लीजिए आपका दादाजी हैं, तो आपके दादाजी को आप क्या करेंगे? अपने साथ रखेंगे।
दादाजी को अपने साथ रखेंगे और जो दादाजी हैं वो क्या करेंगे, आपको यानी कि क वर्ग जो सबसे मुखिया है हमारे घर का, मान लीजिए आपके घर पे या कहीं रिश्तेदार में शादी प्रोग्राम है, शादी प्रोग्राम जब होता है तो जो कार्ड आता है, जो कार्ड का वितरण होता है, उसमें नाम किसका लिखा आएगा, घर के मुखिया का। जो घर का मुखिया है उसका नाम उसमें लिखा है, यानी कि वर्ग का मुखिया। यहाँ पर जो वर्ग का मुखिया है वो कौन है, क है, उसका नाम उसमें लिखा है। एक बात बताइए, घर के मुखिया का नाम जब उसमें लिखा है और घर के सभी लोग वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, घर से कोई भी सदस्य उठ करके वहां जा सकता है। स्पर्श व्यंजन में यही होगा, क्या होगा कि जो क वर्ग है ना, वह जो क वर्ग का यानी कि मुखिया है उसका नाम लिखा गया, तो घर का सदस्य कोई भी बुलावे पर जा सकता है। जरूरी नहीं कि सदस्य का जो नाम लिखा वही जाए, और यह भी जरूरी नहीं कि मात्र एक जाए, सभी उठ के जा सकते हैं, क्योंकि आपने मुखिया का नाम लिख दिया है। वैसे ही यहाँ पर क ख ग घ और अंगे, इस स्पर्श व्यंजन की श्रृंखला में जितने भी वर्ग है उसका पहला वर्ण घर का मुखिया है और उसके नाम पर पूरे वर्ग का नाम रखा गया और उसके साथ कोई भी उठ के जा सकता है। इसी के साथ जो आपको इसमें पंचमा अक्षर मिलता है, स्पर्श व्यंजन में जो पांचवा वर्ण मिलता है, प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ण जिसे हम पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं, उस पंचमा अक्षर को जो प्रयोग किया जाता है वह जब इनके यानी कि वर्ग के ही प्रत्येक वर्ग के जो पंचमा अक्षर से पहले के चारों वर्ण अगर आ रहे हैं, चारों वर्ण अगर आ रहे हैं तो वह बिंदी के रूप में चला जाएगा, अपना रूप बदल देगा, विसर्ग के रूप में भी आ जाएगा, बिंदी के रूप में आ जाएगा। मुख्यतः विसर्ग सॉरी मुख्यतः या अनुस्वार के रूप में यानी कि बिंदी के रूप में प्रयोग होने लग जाता है। अब ये जो अनुस्वार के रूप में कहां आएगा, तो जब अपने घर के जो चार सदस्य बड़े उनके साथ रहने पर ही वह छोटा यानी कि अनुस्वार का रूप धारण करेगा। जो छोटा बच्चा होता है वह किसके कंधे पर बैठेगा, परिवार के सदस्य के कंधे पर ही बैठेगा, किसी बाहरी व्यक्ति के कंधे पर उसके साथ नहीं जाएगा। यानी जो अपने वर्ग के जो आपकी इस पंक्ति के आपके घर के सदस्य से बाहर का, यानी कि आपका ये मान लीजिए यह है, और यह में अगर देखा जाए तो यह के साथ में वो नहीं आएगा, यह के साथ में अंग्य वाला जो है वो बिंदे का रूप धारण नहीं करेगा, बल्कि क्या आएगा, पूरा आएगा। जैसे देखिए आप गंगा शब्द में जो बिंदी है ना, ये एक्चुअली लिखा ऐसे है गंगा, अब ये गड़गा नहीं है, गंगा है, क्योंकि ये अंग्य वाला है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो ग है ये कौन सा है, अंग्य का जो घर का सदस्य है वही आपको अगर तीसरे में लिखा हुआ दिख रहा है तो वह आ रहा है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो आधा वर्ण आधा अगर मान लीजिए पंचमा अक्षर है तो वह अनुस्वार का रूप कब धारण करेगा, जब उसी के घर के सदस्य होकर बाहर का होगा तो वह आधे में लिखा जाएगा, पूरे में नहीं। जैसे यहाँ प्रत्यय में दिख रहा होगा आपको, प्रत्यय जो शब्द है इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा जो आधा त है और यह, तो यह जो है आपका अंतस्थ है और त आपका त वर्ग में मिल रहा है, तो वह आधा जो है वह, हालांकि नहीं पंचमाक्षर नहीं है लेकिन ऐसा पंचमाक्षर तो वह आपका बिंदी का रूप धारण नहीं करेगा। चलिए यहां तक की तो बात हुई, पूरी कहानी यहां तक पूरा समझाने का प्रयास किया, कोशिश पूरी रही है। नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है, य र ल और व। यार से क्या है, लव है, यार से क्या हो गया, लव हो गया मेरे साथियों, आपको अपने यार से लव हो गया। देखिए यहां तक हमने त तक लिख लिया था, प तक, प वर्ग में। इसके बाद में जो यार है, यार में क्या हो गया, यार से लव हो गया, यार से लव, यार से लव, ये इसकी ट्रिक आगे निकल गई। वो देखिए यहां पर यार और यार से लव, और लव हुआ तो किससे हुआ, मन से होगा, अंतरात्मा से होगा, दिल से होगा, और दिल कहां होता है, अंदर विराजमान होता है। तो अंतस्थ स्थ जो अंतस्थ व्यंजन है यानी कि अंदर वाला है, तो अंतस्थ स्थ एक तरीके से है ना, अंदर वाला स्थान, अंदर वाला स्थान यानी कि अंदर विराजमान वाले व्यंजन, तो होगा आपका य र ल व। इसके बाद में जो आपके ऊष्मा को खर्च करते हो, और ऊष्मा को खर्च कौन कौन करेगा, ऊष्मा को खर्च करने में जो आपके मिलेंगे, ह मिलेगा आपका, ह मिलेगा, इनकी भी संख्या 4 है ना, ह मिलेगा आपको। इसके बाद में ह के साथ में आपको जो मिलेगा तीनों श, कौन कौन से मिल जाएंगे, तीनों श मिल जाएंगे।
तीनों श में चले जाएं तो आपको तीनों स एक साथ मिल जाएंगे। चलिए, क्या यहां तक समझ में आया? ह और तीनों श उष्म व्यंजन होते हैं। देखिए, ह एनर्जी बाहर निकल रही, हवा बाहर निकल रही, उष्मा बाहर निकल रही। श हवा बाहर निकल रही, श इसमें निकल रही, स इसमें भी निकल रही है। इसका मतलब है कि जहां जहां हमारी एनर्जी खर्च हो, एनर्जी खत्म हो रही हो, वहां वहां क्या आएगा? उष्म व्यंजन आएगा। ये बात भी आपको याद होना आवश्यक है। चलिए, ये तो हमने ट्रिक जानी, किसको? व्यंजनों को याद करने की। इन 33 व्यंजनों को हमने ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास किया। कौन कौन से हैं? अगर यहाँ बात करें तो आपका पूरा च आ जाएगा। च के बाद में आपका च, यहाँ पर ट, यहाँ पर त, यहाँ पर प, और च का च, छ पूरा लिख देता हूं, च, छ, झ, झ और अंग्या। ये बात याद रखना, ये पंचमा अक्षर है ना, इसका मतलब ट, ठ, ड, ड और ये अंग्या। ये बिना बिंदी का है ना, बिंदी नहीं आएगी यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी। ये बात याद रखते हुए चलिएगा। इसका त, थ, तथ, द, ध, ध, न, ण है ना, ये न है। प, फ, ब, भ और आखिरी में आएगा आपका म। आखिरी में क्या आ जाएगा? म आ जाता है। अब आपके सामने ये जो अलग अलग दिए थे मैंने, इसमें कहा था आपको पंचमाक्षर के बारे में। पंचमाक्षर को समझ लेते एक बार और समझ लिए पंचमाक्षर को। पंचमाक्षर की जो हमने बात की वो ये वाले हैं। ये जो पंचमाक्षर है ना, ये आपको कवर होते हैं। ये जो पंचमाक्षर है बिंदी के रूप में चला जाता है, अनुस्वार के रूप में जब ये आगे वाला आएगा। जब ये आएगा जैसे झंडा, तो झंडा में जो ज है उसके बाद अंग्या आता है, तो झ किसका है? अंग्या का ही अगला वाला वर्ण है, उसी के घर का सदस्य। और जब घर का सदस्य होगा तो वहां पर वह अनुस्वार का रूप धारण कर लेगा। जो बातें बोल रहा हूं ना वो नोट करके लिखते हुए चलिए, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में आपसे पूछे जाते रहेंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर और जो हमारे सामने बचा हुआ है उसमें च वर्ग हमने देख लिया है कि इससे क से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपका च आ जाएगा, यहाँ पर आपका ट आ जाएगा, यहाँ पर आपका त आ जाएगा, यहाँ पर आपका प आ जाएगा। टोटल 5 है। और ये आपका जो अंग्य है, ये पंचमाक्षर यहाँ लिख देता हूँ, पंचमाक्षर पूरे। तो आपको क्या होगा? इसी बहाने याद रह जाएगा पंचमाक्षर कौन कौन से। इसी बहाने आपको याद रह जाएगा। अब ये जो लिखे हुए हैं ये सबके सब क्या लिखे हुए हैं? पंचमाक्षर। पंचमा अक्षर क्या लिखे हुए हैं? पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे जानने से पहले ये अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि चार कौन से हैं। जो चार आपको सामने थे वो हमने देखे। ये जो चार यहाँ बने हुए हैं ये आपका य, र, ल और व के बारे में लिखा है, और ये व के बारे में, यानी कि आपका कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है सब। और इसके बाद में अगर यहाँ देखे तो ये उष्म व्यंजन है, श, श, स और ये ह। इनके नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको एक टेबल, हालांकि वहां बना दिया है लेकिन थोड़ा सा रिपीट हो रहा है चीजें, तो एक बार और याद हो जाएगा आपको इसी बहाने। ये है आपको अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये आपका उष्म व्यंजन, कौन से हैं? उष्म व्यंजन। चलिए यहां तक तो सब कुछ कवर है, बहुत अच्छे चल रहा था, है ना। हमने 44 को भी निकाल के देख लिया, हमने जो 52 है उसको निकालना बाकी रखा है। बात समझ में आ रही? 44 कैसा है उसको निकाल के हमने देख लिया है। तो अभी हम आगे बढ़े कि भाई वो जो बचे हुए शेष है 52 में से 44 आ गए, तो टोटल 8 और जो बचे हैं वो कौन कौन से? तो 8 और बचे हैं, यानी कि ये तो कितने हैं आपके 25। तो यहाँ एक टेबल ज्यादा बनी हुई हो तो उसको काउंट मत कीजिएगा। और 4 इधर हैं, 4 यहाँ हैं और 4 यहाँ हैं। टोटल कितने औरतें यहाँ तक हमारे? 44 तो हो चुके हैं। अब बात करेंगे शेष 8 की ओर। तो शेष 8 में सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भी 4 है। इसके बाद में हम बात करेंगे द्विगुण व्यंजन की, तो इनकी संख्या कितनी है? 2 है। बात करेंगे अयोगवाह की, तो इनकी संख्या भी 2 है। एक और विशिष्ट श्रेणी की हम बात कर लेंगे लगे हाथ, और वह करेंगे हम यहाँ पर। विशिष्ट श्रेणी है, विशिष्ट व्यंजन है एक, जो कि अभी हाल ही में ऐड किया गया है विशिष्ट व्यंजन की।
और ये विशिष्ट व्यंजन कौन सा है, तो ये भी बात कर लेते हैं पहले कि विशिष्ट व्यंजन कौन सा ऐड किया गया है। जब लिखे हैं तो इसको करेंगे साथ में बात। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ जो 4 लिखे हुए ना, इन चारों में कौन कौन से संयुक्त व्यंजन जो कि जुड़े हुए बंधे हुए कोई 2 लोगों से जोड़ करके बांध करके बनाया गया, उसे संयुक्त कहेंगे। जोड़ा गया यानी संयुक्त का मतलब जोड़ा गया होगा। तो ऐसे 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के तीसरा व्यंजन बना हो, वहां की बात करेंगे। सबसे पहले आप जाइए अपनी कक्षा में, अभी आप कक्षा में बैठे हैं, अभी आप नोट कर रहे हैं, तो कक्षा का कश जो है उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कश। इसके बाद में हम बात करेंगे ज्ञ की, करेंगे ज्ञानी का, जिसे हम ज्या पढ़ते हैं ईमानदारी से, लेकिन हम कहते हैं ज्ञ। इसके बाद में हम त्र की बात करेंगे, त्र की बात भी करेंगे और श्र की बात भी करेंगे। देखिए जब आप इनको लिख रहे हैं आपको क्रम यहां इसमें याद रखना है, शब्दकोश के मुताबिक क्रम याद रखना है। यहाँ इनके याद ये रखना है कौन सा संयुक्त है कौन सा नहीं, उनको आगे पीछे भी लिखे तो चलेगा। अक्षर त्र ज्ञ आना चाहिए, पहले त्र पहले ज्ञ, मैंने ऊपर नीचे लिखा है इस हिसाब से। अब इसके बाद आपके सामने है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने इनको लिख लिए पहले भी, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मैंने नहीं लिखा है, तो फिर किसने लिखा है, तो ये जो लिखे गए हैं ना पहले, इनमें जो बिना बिंदी के हैं वह आपके कौन से हैं, ये वाले हैं बिना बिंदी के। ये देखिए मैंने पहले आपको क्या कहा, इनमें बिंदी नहीं आएगी। किनमें, जो ट वर्ग के हैं, ठ उनमें बिंदी नहीं आएगी, लेकिन जो अड़ है, ड और अड़ है, यानी कि जो बिंदी वाले हैं वह द्विगुण व्यंजन है। इनका रोचक तथ्य यह है कि ये जो है यह संस्कृत में प्रयोग नहीं होते थे। संस्कृत में प्रयोग नहीं होते थे, नहीं होते थे। इनकी आवश्यकता पड़ी हिंदी में, तब जाके इनको बनाया गया। यानी कि इनका केवल और केवल हिंदी में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता है। अर्थात इनमें ये जो है तद्भव शब्दों में प्रयोग होगा। किसमें होगा, तद्भव शब्दों में प्रयोग होगा, तद्भव शब्दों में प्रयोग होगा, तद्भव शब्दों में प्रयोग होगा। बातें यहां तक क्लियर है ना, होगा क्यों है। और ये तत्सम में प्रयोग होगा, नहीं तत्सम में प्रयोग नहीं होगा, तत्सम में प्रयोग नहीं, तत्सम शब्दों में प्रयोग नहीं होगा। बातें क्लियर होगी मेरे साथियों, एक एक बात क्लियर होते चलनी चाहिए आपकी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं तो एक एक फैक्ट को कवर करने के लिए, और जब फैक्ट को क्लियर कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कौन सा फैक्ट में क्या बात हो रही है ना। चलिए यहां पर हम बात करते हुए चल रहे हैं। साथ ही एक बात और याद रखना, यदि आप यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी और कि ये संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, तो क्या हिंदी में इसका विकास हुआ, हाँ जी हिंदी में इसका विकास हुआ। कैसे शब्दों के लिए, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे शब्द, उदाहरण के लिए सड़क, तो सड़क है ना वो सड़क है, सड़क में जो ढ आएगा, आपसे पूछा था सड़क में जो ढक्कन है वह बिंदी वाला होगा, बिना बिंदी वाला नहीं। आपसे शुद्ध शुद्ध में आगा, और विकल्प ए में लिखा होगा बिना बिंदी वाला ढ, वह गलत हो जाएगा, बिंदी वाला जो होगा वह सही होगा। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास 2 और बचे हैं, अयोगवाह। अयोगवाह की बात कर लेते हैं। तो अयोगवाह में क्या है आपका, अम है और अह है, अम और अह है। इन दोनों में अगर ध्यान से आपको समझ में आया हो थोड़ा सा, तो अम यानी कि उच्चारण करने में अम लिख रहे हैं, इसलिए इसको अलग रखा जा रहा है, इसको हम क्या करें, अह बोल रहे हैं, अह बोल रहे हैं। ये जो आपके लिखे हुए दिख रहे हैं दोनों, इनमें ऐसा है कि पहला वर्ण जो है वह तो स्वर है, और दूसरा वर्ण इसमें उच्चारण का शुरुआत स्वर से हो रही है और अंत व्यंजन से हो रही है। ऐसे में जब इसको लिखते हैं हम तो दोनों का रूप धारण करता है। जब दोनों की विशेषता को समाहित कर लेता है तो ऐसे व्यंजनों को हमने दोनों से अलग कर दिया, ना तो स्वर में आया ना ही व्यंजन में आया, उसे हमने कह दिया अयोगवाह। जिसका योग किसी के साथ ना हो वह अयोगवाह व्यंजन कहलाते हैं।
इतनी सी बात याद रखना, क्या कि जिसका योग ना तो स्वर में हो ना ही व्यंजन में हो, वह अयोग वह व्यंजन होता है। बातें यहां तक भी क्लियर होगी, एक एक शब्द क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर इनकी संख्या भी 2 हो गई। अब इनको जोड़ लीजिए आप, 44 के बाद 2 प्लस करेंगे 4, फिर 2, फिर 2, ये 4, ये 2 और ये वाले 2, टोटल काउंट करेंगे तो 44 और 4 48, 48, 48 और 2 50, 50 और 2 52 हो गए। कितने हो गए? 52 हो गए। थोड़ा अच्छे से लिखना बड़े बड़े अक्षरों में। ये हो गए आपके कितने? 52। तो हमने ये भी जान लिया कि 52 में कौन कौन से होंगे और साथ ही साथ हमारा 44 में कौन से होंगे। यहां तक ये श्रृंखला पूरी होती है। लेकिन अब बात करेंगे उस 53वें व्यंजन की जो वर्ष 2024 में जोड़ा गया है। बात करेंगे अब इस विशिष्ट व्यंजन की जिसे वर्ष 2024 में जोड़ा गया है। जोड़ा गया वो कौन सा है? वह है आपका विशिष्ट श्रेणी में ये वाला व्यंजन, जिसे क्या उच्चारण करेंगे? ड़ उच्चारण करेंगे इसका। ड़, क्या ल? नहीं, ड़ है ये, ड़। और ये मराठी भाषा का शब्द है। महाराष्ट्री जो भाषा है, मराठी भाषा जो है, मराठी जो है उसका शब्द है, ठीक है। उसका वर्ण लिया गया और इसे हिंदी में शामिल किया गया, इसको एक विशिष्ट श्रेणी दी गई, उसमें इसको रख दिया गया। देखिए इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि एक कुलकर्णी करके एक शब्द था, कुलकर्णी, वो ऐसे हम हिंदी वाले ऐसे लिख रहे थे, जो कि अशुद्ध था, ये गलत था। और इसका सही रूप जो है वह आता है जो कि आपका कुलकर्णी। कुलकर्णी नहीं होता बल्कि क्या होता है? कुलकर्णी होता है। ये सही है, इसलिए इसको लाया गया है। तो मैंने आपको वर्ष 2024 में जोड़े गए 53वां वर्ण जो इसे ड़ कहा जाता है, ल नहीं ड़, ड़ यहां से एक साथ लेकर ड़, ल और ड़ में अंतर होता है। तो ये जो ड़ है यह जोड़ दिया गया। एक शब्द और बता दूं आपको, तिलक। तिलक में बहुत सारे ऐसे लिखते होंगे, ऐसे ये इनकरेक्ट काउंट किया जाता है, वैसे इसका जो करेक्ट रूप होता है वह है आपका ड़ होता है। इस तरीके से लिखा जाता है क्योंकि ये भी मराठी भाषा का शब्द है, इसलिए। खैर आज के समय में इसको स्वीकार किया गया है तो उस लहजा से है, लेकिन पूर्णतः जो ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये तिलक होता है, तिलक नहीं, ठीक है ना। यहां तक हमने पूरा 52वीं और 53वां व्यंजन को भी हमने जान लिया है। अब बात कर लेते हैं कि पीपीटी कहाँ मिलेगा, सॉरी इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो हमारे स्टडी मटेरियल का बारे में तो वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर, आपको पीडीएफ डाल दिया गया है, पीडीएफ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही क्लास अपलोड हुई तुरंत पीडीएफ भी आपको दे दिया गया है। अभी हमने एक बात जानी कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं, लिख चुके हैं। तो यहाँ अब हम समझ आया नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे अब हम जानेंगे इसके आगे की कड़ी को। और आगे कड़ी क्या कह रही है जरा ध्यान से देखिए। आगे कड़ी हमें कह रही है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अच्छा भाई, भाषा की दृष्टि से हमसे पूछा है, तो भाषा की दृष्टि से तो हम क्या करेंगे, भाषा की दृष्टि से कह देंगे ध्वनि को। भाषा की दृष्टि में उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उच्चारण की दृष्टि में भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उच्चारण यानी कि बोल रहे हैं और बोल रहे तो वहां पर ध्वनि आएगा, विचार आएगा, आपकी आवाज आएगी और आवाज को ध्वनि कहते हैं। इसके बाद कह रहा है क्या, लेखन की दृष्टि से। और लेखन यानी कि लिखित रूप में अगर देखा जाए तो वहां सबसे लघुत्तम इकाई क्या होगा आपका, अक्षर या वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर या वर्ण हो जाएगा, अक्षर या वर्ण आ जाएगा। ये बात भी आपको याद रहेगी ना, भूलेंगे तो नहीं ना एक भी चीज। भूलना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि एक एक स्लाइड में, हर एक स्लाइड में एक न एक प्रश्न छुपा हुआ। ऐसा नहीं कि टाइम पास चल रहा है, ऐसे नहीं कि भागवत गीता चल रही है, रामायण चल रही है, बल्कि इनका पूर्णतः परीक्षा उपयोगी तथ्यों के फैक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े और आगे अगर देखें अक्षर वर्ण के बारे में, तो हिंदी वर्णमाला में अक्षर और वर्णों को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। हिंदी वर्णमाला में अक्षर और वर्णों को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है। उन दोनों भागों को अगर आप देखें
तो उन्हें स्वर और व्यंजन कहते हैं। और ये जो विभाजन किया गया है ना, इस विभाजन को मुख्य रूप से दो हैं, ठीक है। अयोग वहां तीसरा अलग है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से कितने हैं? दो हैं। इन दोनों में स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा भी हम लिख लेते हैं। जो स्वर है ना, वह क्या है? स्वतंत्र होता है। इनका उच्चारण क्या होता है? उच्चारण जो होता है, उच्चारण स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब ये है कि यह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। उच्चारण जब भी आप बोलेंगे स्वरों को, तो आप किसी के ऊपर नहीं, बल्कि जो जो भी स्वर है उसी के साथ में अंत करेंगे, शुरुआत भी और अंत भी। जैसे अ है तो अ की शुरुआत अ पर ही है और अ से खत्म है। आ की बात करें तो आ पर भी ऐसे ही होता है। ई पर बात करें तो ए की भी ऐसे ही बात होगी। ऊ की बात करें तो ऊ में भी ऐसे होगा। ऐसे ही 11 ही जो स्वर है उनमें ऐसी स्थिति बनना है, ठीक। लेकिन व्यंजन क्या है? निर्भर है। कैसे निर्भर है मेरे साथियों? व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से सहयोग लिख लेते हैं। स्वरों के सहयोग से क्या कहता है? उच्चारण किया जाता है। स्वरों के सहयोग से उच्चारण किया किया जाता जाता है। यहां तक ये बात क्लियर है? जैसे आप देखिए, जैसे जैसे थोड़ा समझिए। जैसे क है तो क में आपको अगर देखें हम यहां पर, तो क ऐसे लिखाएगा प्लस अ बाहर निकाला जाएगा। क के अंदर क्या है? एक स्वर विराजमान है और वह है आपका अ। जहां तक उसमें हलंत है तब तक उसमें स्वर नहीं है। बैसाखी लगी हुई है, बिना बैसाखी के वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर बैसाखी नहीं है, इसका मतलब है कि उसके अंदर स्वर विराजमान है, वह बिना स्वर के प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे समझिए आप, जिसका पैर में दिक्कत हो, पैर कट गया हो या कुछ वैसा हो गया, तो बिना वैसा के लिए चल नहीं सकता है। वैसे ही इन व्यंजनों के साथ होता है। इनकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, थोड़ा मजाकी अंदाज में, प्रैक्टिकली रूप से आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। वह क्या है? जो स्वर है ना, वह आप सभी बंधु हैं। कैसे? जिसमें आपका मेल फीमेल सब आएंगे। कैसे? अभी आपकी शादी नहीं हुई, जिनके शादी नहीं हुई उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिनकी हो गई वो स्वर में नहीं बल्कि वो व्यंजन में जाएंगे। जिनके शादी नहीं हुए वे सब क्या है? स्वर है। अब यहाँ पर स्वर मतलब बाहर मार्केट वाला नहीं, बल्कि ये स्वर मात्रा वाला। ये स्वतंत्र है, खुला है, आजाद है। कहीं भी कभी भी कहीं किसी टाइम उठ करके कहीं भी जा सकता है। किसी को इसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। भाई अगर आप घर से बाहर गए, कहीं घूमने चले गए दोस्तों के साथ में, तो आपका भी विवाह नहीं हुआ तो कोई आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा। कहाँ गए थे, कहाँ थे इतने टाइम तक, क्या हुआ, क्या कर रहे थे, ऐसे प्रश्नों से आपको आमना सामना नहीं होगा। ये बात किस में होती है? स्वरों में होती है। लेकिन वही व्यंजनों की बात कर ले तो जैसे ही शादी हुई, अब देखना शादी कब होगी? जब आप पढ़ेंगे, जब आप क्लास पूरी करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम में आप सही करेंगे, मेरिट में आपका नाम आएगा। जैसे आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद में आप गए कहां भाई? अब घर पर गए। घर पर जाने के बाद अब आपके घर पर विवाह के प्रस्ताव आना प्रारंभ होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब क्या हो? शादी लायक बन गए हो, यानी कि आपके पास नौकरी है। और नौकरी है तो छोकरी भी मिलेगी। बात सही है। जैसे नौकरी वैसे छोकरी मिली, और एक से दो होंगे, स्वतंत्र अब नहीं रहने वाले। क्यों? क्योंकि एक संयोग मिला किसका? नौकरी का। नौकरी के संयोग से एक और आ गया, और एक और आया, वो कौन है? व्यंजन हो गया। कब बनेगा व्यंजन? जब स्वर और जो लंगड़ा लूला जो कि बिना नौकरी का व्यक्ति है। एक बात याद रखना, अगर लड़की की शादी हुई और लड़के के साथ मतलब लड़की की नौकरी है, लड़के की नौकरी नहीं है, तो जिसकी नौकरी है उसके साथ अपन कौन बनेगा? यानी कि व्यवसाय किसको आवश्यकता है? बिना नौकरी वाले को, ठीक। और जो नौकरी में आ गया, ठीक है, जिसने मान लीजिए आप बॉयज है, उसके पास नौकरी है और लड़की के पास नौकरी नहीं है, तो वो आ रही है,
बैसाखी लेकर। वह सहयोग किसका लेगा? जो बिना नौकरी वाला, सहयोग लेगा किसका? जिसके पास नौकरी है, जो पैसा कमा रहा है, वो उसका सहयोग लेगा। उसकी बैसाखी एक तरीके से कौन बनेगा? जो नौकरी धारक व्यक्ति है। यानी कि आपका यहाँ स्वर क्या हो रहा है? नौकरी धारक व्यक्ति बन जा रहा है, और व्यंजन बेरोजगार बन जा रहा है, जो वह डिपेंड रहेगा किसके ऊपर? स्वर के ऊपर डिपेंड रहेगा। इन दोनों बातों को आपको कनेक्ट करके याद रखना है, ठीक है। यहां तक कुछ ऐसी बात हो जो समझ नहीं आई हो, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक तथ्य और बताना है, पहले वो लिखिए, उसके बाद ये मात्रा के आधार पर स्वर वगैरह का डिस्कशन करेंगे। देखिए, बात यह है कि आपके सामने सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे छोटा कौन होगा? ध्वनि। अभी हमने देखा था ना कि उच्चारण के स्थान पर इनके आधार पर, तो सबसे पहले आएगा आपका सबसे छोटा रूप में, वो होगा आपका ध्वनि, कभी कर्म से जमाना के लिए आ जाए तो। इसके बाद में आपका वर्ण या अक्षर आएगा, इसके बाद में वर्ण या अक्षर आएगा, वर्ण या अक्षर आएगा। इसके बाद में आपका आएगा एक शब्द बनेगा, शब्द बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। और शब्दों के मिलने से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा, वाक्य बनेगा, वाक्य बनेगा। और वाक्य के बाद में क्या बनेगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ को हिंदी में क्या कहेंगे? अनुच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? अनुच्छेद कहेंगे। और अनुच्छेद के बाद में पूरा पेज बन जाएगा, किताब बन जाएगी एक तरीके से आखिरी में। लेकिन यहां पर बात ये थी एक्चुअली कि यह क्या है? सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। और वो भी किस हिसाब से? उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटी इकाई है। अगर बात करें, हम बात कर ले किसकी? जो हमारे सामने विराजमान है, कौन सा? वर्ण या अक्षर, उसकी बात करें तो यह भी सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। तो कहेंगे सर दो दो छोटी इकाई कैसे हो सकता है सबसे छोटी? तो ये दूसरी छोटी इकाई है, वह है आपकी कौन सी? वह है आपके लिखित रूप से, लिखित रूप में, लिखित रूप या लिखित रूप में। एक और बनेगा आपका, जो सबसे छोटी इकाई में एक छोटी इकाई और बनेगी, और वह भी है शब्द। शब्द कैसे छोटी इकाई है? तो शब्द जो छोटी इकाई है, वह सार्थक छोटी इकाई है, सार्थक छोटी इकाई, सार्थक छोटी इकाई, छोटी इकाई। ये सार्थक का मतलब क्या है? यहां पर जो सार्थक का मतलब है, वह है आपका सार्थक, यानी जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक। और अनुच्छेद जो है, यह क्या है? सबसे बड़ी इकाई बनेगी, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। चलिए, ये क्रम का निर्धारण भी कर लिया, ये भी समझ लिया। अब बात कर लें मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, जिसमें आपको अ को छोड़ देना है। कितना? 11 में से जो अ है, अ को छोड़ करके, अ को छोड़ना है, छोड़ना, ठीक है। तो अ को छोड़ दीजिए, तो बचा क्या आपका? आपका बचेगा सभी 10, जिसमें आपका अ है, आ है, सॉरी, ई है, दीर्घ ई है, उ है, दीर्घ उ है, री है, ए है, आई है, ओ है, और औ है। ये सभी क्या है आपके? मात्रा के आधार पर स्वर हैं, जिनकी अपनी निश्चित मात्रा होती है। अ की मात्रा खड़ी पाई होती है, ई की मात्रा ये वाली होती है, इसके बाद में दीर्घ ई की मात्रा ये वाली होती है, उ की मात्रा छोटों की ये वाली होती है, बड़े वालों की इस तरीके से री की मात्रा ये वाली होती है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ए की मात्रा एक डंडी ऊपर जाएगी, आई की मात्रा में दो डंडी ऊपर चली जाएगी, ओ की मात्रा में तो भाई ओ की मात्रा में तो कुछ करना ही नहीं है, और आओ की मात्रा में भी कुछ नहीं करना है। ये हो गई आपकी। इसके बाद जो अयोग वह है, वह इसमें नहीं रखे गए। हालांकि नहीं,
जब बात करते हैं मात्रा के रूप में तो दोनों अयोगवाह को भी इसमें जोड़ लिया जाता है और उसमें आपका अम और अह को भी काउंट कर लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर अम के रूप में यह विसर्ग आएगा और यह यह अनुस्वार और विसर्ग दोनों आएंगे। ये विसर्ग है, इसे विसर्ग कहेंगे, इसे विसर्ग कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे, अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है। अब स्वरों का वर्गीकरण और जान लेते हैं। तो वर्गीकरण जो है स्वरों का वह दो प्रकार से किया गया है। सबसे पहले इसके भेद या जो वर्गीकरण है वह मुख्यतः दो प्रकार से किए गए हिंदी में दो हैं, लेकिन टोटल अगर भेद देखें तो वह तीन है। कौन कौन से? लघु ह्रस्व स्वर, दीर्घ गुरु स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर और ये जो बंटवारा किया जा रहा है ये किसके आधार पर किया जा रहा है? मात्रा के आधार पर। यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लुत स्वर। तो ये क्या है? संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रयोग, संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रयोग होता है, में प्रयोग होता है, में प्रयोग होता है। ठीक है, प्लुत स्वर भी हो गया। दीर्घ स्वर को ही हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। जो लघु स्वर है उससे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इसे हम एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इससे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये जो है दोनों, ये हमारी हिंदी वर्णमाला के आधार पर इनका बंटवारा किया गया है। साथियों, जो स्वर हैं यानी कि आपका जो स्वरों का वर्गीकरण हो रहा है, भेद बटे हुए हैं, लघु स्वर वगैरह, इनके अन्य नामों में एक मात्रिक और ह्रस्व स्वर दोनों भी याद रखना। इनकी संख्याएं कितनी है? मैंने आपको एक बात कही थी कि 4 का आंकड़ा हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है। 4 है आपके कौन से? लघु स्वर, शेष बचे 7, 11 में से वह है दीर्घ स्वर। इन चारों के बारे में भी एक एक करके जानेंगे। थोड़ा सा डिटेल आज जान लीजिए कि कौन कौन से वे 4 हैं। सबसे पहले तो आपको अ मिलेगा, उ मिलेगा, सॉरी क्रम से लिखिए, क्रम को मत बिगाड़िए। अ है, ई है, उ है और री है। ये चारों क्या है? आपके लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं, लेकिन जो ये वाला पीडीएफ है यानी कि ये जो वाली क्लास है यही विराम देना पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे क्लास लंबी होती चली जा रही है। तो हम लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर को डिटेल में जानेंगे अगली क्लास में, अगले एपिसोड में। यदि आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी वाली हो, वनडे, जीडी वगैरह, उनमें भी यूपी स्टेट हो या एमपी स्टेट हो या अदर स्टेट की पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बारे में, रेलवे के बारे में या यूपीएससी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी की ये जो ग्रामर वाली क्लास है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप कर सकते हैं यज्ञ विद्या के साथ। पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से। यदि आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसका अपडेट पा सकते हैं हमारे जो एप्लीकेशन और वेबसाइट है वहां से। इसी साथ जीके का, करंट अफेयर का नॉलेज चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर से समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप जान सकते हैं, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप हमसे मैसेज करके अपडेट पा सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने साथियों के साथ शेयर कर दे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।